प्यारे भाई नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी का संभावित प्रश्न का पार्ट 2। ठीक है, मैथ का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 15,000 रुपये की राशि 3 वर्ष के लिए क्रमशः 4%, 5%, 6% प्रतिवर्ष की दर से उधार दी गई है। ठीक, कितने की राशि? 15,000। तो इसे आप कैसे कर सकते हो? इसे या तो आप रेशियो मेथड से कर सकते हो या ट्री मेथड से कर सकते हो। लेकिन जो रेशियो मेथड है वो ज़्यादा आपका लंबा हो जाएगा, लेंदी, क्योंकि देखो परसेंटेज जो है इसकी फ्रैक्शन जो ज़्यादा लंबी लंबी हो जाएंगी। अब जब आप 4% की तोड़ेंगे तो 25 से 26, फिर 5 से आप तोड़ेंगे तो 20 से ज़्यादा लंबी हो जाएंगी ना। तो इसे हम ट्री मेथड से करते हैं। तो ट्री मेथड हमारा क्या होता है कि देखो एक 15,000 रुपये की राशि है। ठीक है, 3 वर्ष के लिए अलग अलग उससे दी गई है। एक आपका 4% की दर से है, और एक 5% की दर से, एक 6% की दर से। ठीक है, तो सबसे पहले इन तीनों का हम लोग क्या निकालेंगे, इस पर मतलब कि 15,000 का 4% कितना होता है इस पर निकाल लेंगे। तो हम इसको लिखेंगे नहीं, हम इसी से देखो डायरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखो 15,000 का जब हमें 4% निकालना, तो 4% हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएंगे, तो 2 जीरो सी वाले 2 जीरो कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 15 चौको 60, ये आ जाएगा 600 आ जाएगा ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और 1 जीरो ये वाला और 1 जीरो इसका 60 वाला। ठीक, 15 चौको 60 वाला। ठीक, तो इस प्रकार से 600 आप हल कर लेना, इतना ही आएगा। फिर इसके बाद अब इसको हल करते हैं। जब 15,000 का जब हम 5% निकालेंगे, तब फिर ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 15 अपना 75, 750 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से इसमें भी 2 जीरो कट जाएंगे, और 15 छक्के 90, 900 आ जाएगा। ठीक, ये आ गया आपका। अब हमें क्या निकालना है, तो हमने साधारण मतलब कि ब्याज निकाला। ठीक है, अब आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है ना। तो अब हम किस पर ब्याज निकालेंगे, अब हम 600 का निकालेंगे 5%। तो 600 का 5% कितना होता है, 600 का 5% निकालोगे तो देखो 5/100 होगा, और जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 का 30। ठीक है, फिर इसी प्रकार से इस पर निकाल लो। जब आप 600 का 6% निकालोगे, देखो अब इस पे ब्याज लगेगा, इस पे लग गया, फिर अब इसके बाद इसमें लगता है चक्रवृद्धि ब्याज पर। ये तो होता है कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है 6% पर। फिर 600 का जब 6% आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 6 36। ठीक, फिर इसके बाद फिर क्या लगेगा, फिर अब इस पर ब्याज लगेगा 750 पर, 750 पर लगेगा ना। फिर जब 750 पर लगेगा तो कितना हो जाएगा 600। अब इस पर निकाल लो 750 का 6%। तो देखो 1 जीरो से 0 खत्म, 2 3 6 और 2 पंचे 10, 5 से कटेगा कितनी बार, 5 कम 5 और 5 25 45। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 45 आ जाएगा। ठीक, अब इस पर ब्याज पड़ेगा ना, इस पर ब्याज लगेगा, इस पर तो लग गया, अब इस पर 30 पर भी तो लगेगा ब्याज। अब इसका काम खत्म, अब इस पर ब्याज लगेगा। अब जब 30% का ब्याज इस पर लगेगा तो कितना आ जाएगा आपका, जब करेंगे 1 2 जीरो नीचे और 1.8 आएगा, आप कर लेना। ठीक है, 1.8 आएगा। आप सब इन सबको जोड़ दो, बस वही हमारा क्या आ जाएगा, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूरा आ जाएगा। ठीक, ये होता है हमारा ट्री मेथड, आप पढ़ चुके होंगे जहाँ से आप पढ़े हों। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अब इसको जोड़ लेते हैं पूरा। देखो 600 और 900, 9 6 1500, 15 और 7 22, 22 हो गए, और 2200, 50 होती है 2280। ठीक है, 2280 यहाँ तक हो गया आपका। फिर आपको 36 जोड़ना है, 45 जोड़ना है, और 1.8 जोड़ना है। जोड़ लो, यहाँ पर 8 आएगा। और क्या गड़बड़ हो रहा है इसमें, हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? चलो एक बार फिर से कर लेते हैं। 8 का ये 8 हो जाएगा, 6 5 11, 12 के 2। ठीक है, 12 के 2 हासिल कितना लग गया, 1 लग गया ना। 6 5 11 और 1 12, 12 के 2 हासिल लगा 1। ठीक, 1 हासिल लग गया, 2 लगा देते हैं। फिर 8 3 11 4 15, 15 और 1 16। ठीक, ये तो एक है नहीं ना, हाँ, अरे हाँ यही गड़बड़ हो रही थी ना। ये कहाँ आएगा, 1.8 है ना, ये हमने इसको इधर लिख देते ना। हाँ ठीक, 8 3 11 4 15 और 1 16, 16 के 6 हासिल कितना लगा 1, 2 1 3 और 2 ये। ठीक, कितना आ गया 2362.8, ये आपका आंसर हो गया। 2362.8 ये आपका आंसर है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कह रहा है। 14 फरवरी से आपका 2023 है ना, तो 28 की फरवरी होगी, तो 14 दिन यहाँ पर हो जाएंगे। ये वो यहाँ पर ऊपर जोड़ लेते हैं, 14 दिन ये हो गए। और फिर उसके बाद आपका मार्च के 31 दिन हो जाएंगे, और 28 दिन हो जाएंगे आपके अप्रैल के। ठीक है, तो 4 8 4 12 1 13 3 हासिल कितना लगा 1 3 2 5 1 6।
तो अब कर लो इसका। क्या बिल्कुल सिंपल है, आपको क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना, निकाल लो भाई। तो 3000 और ये और क्या नाम, मूलधन गुणा दर गुणा समय, सॉरी समय कितना है 73 दिन ना, 73 दिन। अब इसको हम क्या नाम उससे डिवाइड कर देंगे ना 365 से, बट्टी 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टी 100। तो इसका सूत्र तो आपको पता ही होगा, साधारण ब्याज का क्या होता है, PRT बट्टे 100। ठीक, साधारण ब्याज का सूत्र होता है, मतलब मूलधन साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे में 100। ठीक, चलो अब इसको हल कर लो। तो देखो काटोगे इसको तो ये 73 पंचे 365, 5 से कटेगा, मतलब यहाँ पर ऐसी कोई संख्या आएगी जो आराम से 365 से कट जाएगा। फिर इसके बाद ये 5 को 20 और 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 4 3 12, 120 जो है ये हमारा क्या इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट जो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। बेलनाकार तेल की टंकी है कि त्रिज्या 5 मीटर और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 628 मीटर स्क्वायर है। तो इसका हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से आप क्या निकाल लो, त्रिज्या हमें आपको पता ही है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या, पहले दोनों सूत्र लिख लो। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बेलन के, 2πr कोष्ठ में h प्लस आर, ये होता है किसका, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। और अगर हम कहें आपसे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr h, यही तो होता है, और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h होता है। ठीक, चलो इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बताया, तेल की टंकी की त्रिज्या 5 मीटर और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 688। तो यहाँ से h का मान निकाल लो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2πr कोष्ठ में h प्लस में r बराबर हमें दिया गया है 628। ठीक है, जहाँ पर हमें r का मान पता है, r का मान 5 है, तो r का मान यहाँ पर रख दो, r का मान यहाँ पर रख दो। चलो हल कर लो इसको, 2π, हाँ चाहो तो पाई को हल कर लो, चलो पाई को बना रहने देते हैं, 2, चलो हल कर लेते हैं। पाई का मान 22/7 इंटू 5 और ये h प्लस में 5, h का मान हमें यहाँ से निकालना है 628। ठीक, कुछ कट रहा है, कटेगा, 22 से कट जाएगा ये, कटो 22 से, 22 दूनी 44 और 22 से 66 ज़्यादा हो जाएगा, 22 दूनी 44, 22 से तो कट नहीं रहा है, 22 से नहीं कटेगा। चलो ऐसे काटो, 22 दूनी 44, 4 से काट लो, 4 से काटोगे 22 दूनी 44, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4। ठीक है, 4 से तो कट जाएगा, 4 एकम 4 और यहाँ बचा कितना 2, 22 हो गया, 4 पंचे 20 बचा 2, 4 सत्ते 28, 157 आ गया। ठीक, अब तो कटेगा नहीं, 11 से कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, जब 22 से नहीं कट रहा था तो 11 से कैसे कटेगा, तो यहाँ पर 11 पचे 55/7 हो जाएगा, यहाँ पर 11 पचे 55/7। तो यहाँ ऐसा करो कि h प्लस में 5 बराबर में ये कितना था 157, और 7 भाग में इधर आएगा गुणा में हो जाएगा, और ये आपका 55 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद पहले इसको हल कर लेते हैं। 7 सत्ते 49 के 9 हासिल लगा 4, 7 ना 35, 4 39 के 9 हासिल लगा 3, 7 एकम 7 और 3 10, 1099 आएगा ना, कर लेना। ठीक, इतना ही आएगा 1099 और ये 55। ठीक है, 1099 बटे में 55। फिर आपका क्या करो, आप जो प्लस का 5 इधर ले आओ, माइनस का 5 हो जाएगा ना, ले लो इसका लासा। जब आप इसका लासा लोगे तो 55 पंचे कितना होता है, 55 पंचे 55 25 के 5 ऐसे लगा 2, 55 25 2 27, 275। ठीक है, तो 1099 से 275 घटा दो, 9 में से 5 जाएंगे 4, 9 में से 4 गया 2, 9 में से 7 गए 2, बचा यहाँ पर कितना 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, तो आपका 824 बट्टे में 55 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका किसका h का मान निकल के आया। ठीक, ये आपका h का मान निकल के आया 824 बट्टे में 55। ठीक है, ये सवाल थोड़ा है ही, थोड़ा मतलब कि कठिन सवाल कठिन नहीं है, लेकिन जो इसकी कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा लंबी मतलब लेंदी करा दी गई है। ठीक है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन हम लाए हैं, क्योंकि सरल क्वेश्चन तो सभी करा रहे हैं और वो आप कर भी लोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को थोड़ा मतलब कैसे, और ऐसे क्वेश्चन को आप बाद में ही लेना। ठीक, जैसे आपको पता लगे कि जैसे आप सवाल हल कर रहे हैं, आपको पता चला कि कैलकुलेशन लंबी जा रही है, तो उसे छोड़ दो, क्योंकि क्या पता कि कैलकुलेशन गलत हो जाएगी तो पूरा आपको सवाल जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है,
टाइम भी चला जाएगा और सवाल भी गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका 824/55 में आ गया। अब क्या करो, अब हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो निकाल लो, सूत्र क्या बताया ऊपर भी हमने, 2 पाई का मान 22/7 रख दो, और आर का मान कितना है, आर का मान आपका 5 है, और एच का मान क्या है 824/55। 5 से काटोगे 11 आ जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, और 7 से कटेगा ये, 7 एकम 7 बचा 1, 7 5 नहीं कटेगा ना, 7 एकम 7 बचेगा 1, 12 हो जाएगा, 7 एकम 7 नहीं कटेगा। फिर यहाँ पर ये 2 दूनी 4, ठीक, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, तो 824 गुणा 4/7, ठीक, 4/7 कर लो इसको बल हल, क्या नाम, 4 चौको 16 के 6, हासिल कितना लग जाएगा 1, और 4 दूनी 8, 1 9, और 4 8 32 96 आ जाएगा। तो 7 चौको 28, 7 चौको 28, और फिर उसके बाद आपका 4 बचेगा 49, 7 7 49, और फिर उसके बाद कटेगा नहीं, 0 कर दो बढ़ाओ, और 60 हो जाएगा 7 ठीक है। तो 470.8 कुछ इस प्रकार से आपका आंसर आएगा। ठीक है, सवाल मतलब सही लगा, बस थोड़ा सा लेंदी है कैलकुलेशन में, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन सवाल आपका सही 470.8 आएगा। तो सब देखो, ये भी देखो चौथा नंबर, ये भी आपका मेंसुरेशन का ही सवाल है। ठीक है, आज देखते हैं क्या कह रहा है, घनाभ की जो लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 3:4:5 है। यदि घनाभ का आपका आयतन इतना दिया गया है, घनाभ का आयतन क्या होता है, L/B/H, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। ठीक है, तो वो आपका ये अनुपात में दिया गया, तो इसको मान लो 3x और इंटू में 4x इंटू में 5x। ठीक है, बराबर हमें कितना दिया गया है 1600। तो हल कर लो इसको, आपका क्या आ जाएगा, 3 चौको 12 और 12 पंचे 60, 60x² x³ हो जाएगा ना, 3x है ना, और 1620। ठीक, काट दो, कटेगा 6 दूनी 12, और बचेगा 4, 42, 6 7 42, तो x³। और जब यहाँ पर आपका क्यूब लगेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये किसका घनमूल होता है, 3 का होता है ना, 3 3 का 9, 3 27, तो x बराबर क्या हमारा 3 आ गया। ठीक है, तो जो हमारी लंबाई आई वो क्या आ गई, यहाँ पर देखो लंबाई हमारी आ गई 9, ये आ गया आपका 12, और ये आ गया आपका कितना 15। ठीक, क्योंकि ये अनुपात में है, और अनुपात में हमेशा कुछ मान लेते हैं ना, x मान लिया ना हमने, तो इस प्रकार से 3 का 9, 3 को 12, 9 12 15 आ गई। अब इसका क्या कह रहा है, अब निकाल दो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 कोष्ठ में लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, 2 कोष्ठ में LB + BH + HL, तो 2 कोष्ठ में लंबाई गुणा चौड़ाई, 12 9 108 प्लस 12 15 180 प्लस 15 9 135। ठीक, सही है ना। फिर देखो 130 और 100 पहले 5 मिनट बाद में जोड़ लेंगे, तो 130 और 180 कितना हो गया, 200 हो जाएगा, और 200 और आपका 310, 310 और 315, 315 और 8 कितना हो जाए 323, 323 और 423। ठीक है, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, तो ये जो आपका 846 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा मीटर क्यूब। ठीक, तो देख लेना ये 846, मतलब कैलकुलेशन में थोड़ा देख लिया हमने, 2 3 6, 2 चौको 8, और 2 दूनी 4, 2 चौको 8, तो यही आपका आंसर हो जाएगा कितना 846 मीटर क्यूब। ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर। अब आते हैं अपने 5वें नंबर सवाल पे। अब देख लेते हैं 5वां नंबर सवाल। अब देखो इसमें ये आपका अलजेब्रा का सवाल है, अलजेब्रा के जो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये a² - b² का सूत्र लिखा है ना ऊपर, और नीचे a² - b² का सूत्र क्या होता है, एक कोष्ठ में a + b, दूसरे के कोष्ठ में a - b। बिल्कुल सरल सवाल है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इसका सूत्र है। तो यहाँ से देखो, इसे हम एक कोष्ठ में लिख देंगे 119.5 माइनस का 116.4 प्लस में, सॉरी यहाँ पर तो इंटू में होता है ना, और ये आपका 119.5 माइनस का 116.4। ठीक, और ये नीचे क्या है 119.5 माइनस का 116.4। ठीक है, ये हम आपको मतलब समझाने के लिए ऐसे कर रहे हैं, लेकिन आपको पेपर में नहीं करना। पेपर में डायरेक्ट आपको समझ में आया कि यहाँ पर ये फार्मूला लगेगा, डायरेक्ट काटिए, आपका प्लस का बचेगा, और बस उसको हल करके आंसर निकाल दीजिए। ठीक है, ये माइनस से वाला माइनस कट जाएगा,
और ये 119.5 से जब आप 116 ये सब 100 ये माइनस कट जाएगा, सॉरी ये प्लस का है ना, हाँ ये प्लस का जुड़ेंगे यहाँ पर, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, जुड़ेंगे क्योंकि माइनस ये तो कट गया ना। ये देखो यहाँ पर कर लेते हैं 119 4 9 9 6 15 के 5 हासिल कितना लगा 1 1 1 2 1 3 और ये 235.9 5 9 9 6 15 के 5 हासिल करना 1 2 और 1 3 2, ठीक है। तो ये 235.9 जो है ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया ना। आ जाओ देखते हैं अब आगे। चलो अब ठीक दिख रहा होगा आपको। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर a प्लस बी बराबर इतना दिया गया है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान इतना है, तो हमें ए बी की वैल्यू बतानी है। तो देख लो ध्यान से, तो ऐसा करो यहाँ पर आप इसको भी स्क्वायर चढ़ा दो। ऐसा करो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और बराबर में 50 का स्क्वायर। तो ऐसे करोगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यही तो होता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये आपका 2500। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है 1300 दी गई है और इसकी वैल्यू हमें 2ab की ज्ञात करनी है। 2500 में से 1300 घटा दो तो आपके कितने बच जाएंगे, 1200 बच जाएंगे ना। ठीक है, यहाँ से हटा दो इसको, यहाँ से हमने 1300 प्लस का था, यहाँ आ जाएगा माइनस का हो जाएगा और 2ab बराबर 1200 और ये 2 से काट दो 600। तो जो ए बी बराबर कितना आ जाएगा आपका, ए बी बराबर 600 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कुछ सरल सरल सवाल भी हैं। अब वहाँ सवाल वो भी सरल थे जो भी हमने कराए आपका तीसरे चौथे नंबर पर, लेकिन बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का था। ठीक है, और सरल सवाल ये भी हैं, वो भी जो सवाल थे वो सरल थे। अब आ जाओ 7वें नंबर सवाल पर। अब देखो 7वां नंबर सवाल, देखो सवाल आपका सब जो है सब बढ़िया मतलब लेवल के सवाल। अपनी सामान्य चाल की 2/5 चाल से चलने पर अभिजीत जो है वो अपने कार्यालय से 48 मिनट देरी से पहुंचता है। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगता है। ठीक है, तो आ जाओ भाई देखो, चाल दी गई ना सामान्य चाल से, तो इसका मतलब ये है कि अगर देखो ऐसे समझ लो, आपको अगर यहाँ से ना समझना है कि 2/5 की मतलब कितना, तो यहाँ समझो अगर 48 मिनट को इससे देरी से पहुँच रहा है ना, तो अगर वो पहले 5 से चल रहा था तो अब वो 2 से चलने लगा, तभी तो 48 मिनट देरी से पहुँच रहा है। यहाँ पर आप जैसे बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हो जाती होगी कि अब इसमें यहाँ पर हम कैसे समझें कि पहले 5 से चल रहा था अब 2 से चलने लगा, कि ये अब पहले 2 से चल रहा था कि अब 5 से चलने लगा। तो यहाँ से इस चीज़ को देख लो, अगर यहाँ पर लिखता है कि 48 मिनट पहले पहुँच जाता तो इसका मतलब ये है कि पहले वो 2 से चल रहा था अब वो 5 से चलने लगा। लेकिन यहाँ पर 48 मिनट देरी से पहुँच रहा है, इसका मतलब पहले वो 5 से चल रहा था अब वो जो है वो 2 से चलने लगा है। ठीक, तो ये आपका चाल हो गया। फिर समय आप जानते हो कि इसका उल्टा होता है, तो समय कितना लगेगा, पहले 5 से 2 लग रहा था तो अब 2 से 5 लगेगा, क्योंकि अब पहले 5 जो था चाल थी तो अब 2 लग रही है, तो समय पहले अगर 2 लग रहा था तो अब समय कितना लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा। ठीक, क्योंकि चाल उसने अपनी कम कर दी है, तो काम जब चाल अपनी कम कर दी तो समय तो ऑटोमेटिक जो है वो आपका ज़्यादा लगने लगेगा ये। ठीक है, चलो देखो अब इतना कर लिया हमने। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 48 मिनट देरी से पहुँच रहा है, लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सिर्फ 3 मिनट जो है देरी से पहुँच रहा है। तो 3 बराबर जो है वो 48 है और काट दो, 3 एकम 3 और यहाँ पर 3 से 18 16। तो समय कितना लग गया, 16 दूनी 32 और 16 पंची 80। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगा। तो मतलब कि रियल टाइम, मतलब अगर वो लेट ना हो तो उसे कितना समय लगेगा, तो उसे कितना समय लगेगा, 32। ठीक है, 32 जो मिनट जो है वो लगेगा समय। पहले 80 मिनट लग रहा था, वो लेट हो रहा है, और अगर वो लेट ना हो तो उसे 32 मिनट का समय लगेगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया ना। ठीक, आ जाओ 8वें नंबर सवाल में क्या कर रहा है। देखो ये भी आपका थ्योरी वाला सवाल है, देखो ध्यान से, ये आपका मेंसुरेशन का सवाल। आ जाओ, इसमें क्या कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बर्तन में कुछ ऊंचाई तक पानी भरा गया है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर ये आपका बना देते हैं हम, देखो ध्यान से, कैसा आपका बेलनाकार बर्तन है ना, तो ये आपका ये बेलनाकार बर्तन है। ठीक, बेलनाकार बर्तन बन गया, में कुछ ऊंचाई तक पानी भरा गया है। मान लो यहाँ तक आपका ये पानी भरा है। ठीक है, वहाँ आपको पेपर में ऐसा नहीं बनाना, आपको यहाँ समझा रहा है कि आपको समझ में आ जाए ध्यान से। ठीक है, पानी भरा गया, फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक ठोस गोले को इस पानी में पूरी तरह से डुबोया जाता है। तो 30 सेंटीमीटर की जो त्रिज्या, सॉरी 3 सेंटीमीटर का ये जो ठोस है
ये पूरी तरह से इसमें डूबा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक पानी पूरा इसके पानी के अंदर डूबा हुआ है। तो को इस पानी में, ठीक है, तो बर्तन में जल स्तर में होने वाली वृद्धि, मतलब ये कह रहा है कि अब जैसे आप पानी है, आपने उसमें कुछ कंकड़ या कुछ डाला तो पानी थोड़ा ऊपर आएगा ना, तो वो वही पूछ रहा है कि कितना जो पानी में वृद्धि हुई, कितना मतलब पानी ऊपर आए, ये डालने से बॉल जो कुछ है आपका गोले का, तो डालने से जो पानी है वो कितने पानी में वृद्धि हुई है, वो ये चीज़ पूछ रहा है। तो चलो हल कर लेते हैं इसके भी। क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या, मतलब जो इसकी जो त्रिज्या है ये 4 सेंटीमीटर है, और आपका गोले का गोला है जो इसकी जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक। तो अब हमें इसकी बताना, तो यहाँ पे बराबर कर दो, आ जाएगा आपका जल में वृद्धि, क्योंकि ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या लगाओगे आप, सूत्र लगा दो, बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, तो पता चल जाएगा, ठीक। गोले का आयतन, यहाँ से जब आप बराबर कर देंगे दोनों को, तो यहाँ से जो है कितना, मतलब जब इसका आयतन निकल जाएगा, इसका आयतन निकल जाएगा, तो अब इतना हमें पता चल जाएगा कि किसका कितना है, ठीक है। तो यहाँ से देख लो, मतलब कितनी हाइट तक गया, ठीक है, क्योंकि गोले के आयतन में तो एच होता नहीं है, तो बेलन का आयतन पता चल जाएगा कि यहाँ से कितनी हाइट तक गया, ठीक है। दोनों को जब हम आयतन निकाल लेंगे, तो देखो ध्यान से, बेलन का आयतन क्या होता है, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच लिखो, हमें 2 पाई आर एच हमने लिख दिया, सॉरी माफी चाहेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ पर तभी गलती हो रही थी, देखो ध्यान से, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, ठीक है। वो तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 2 पाई आर एच होता है। अब ठीक है, अब इसको हल कर लो, यहाँ से इसको काट लेते हैं, यहाँ से पूरा गलत हो गया, बस ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखो ध्यान से, बेलन का आयतन हो गया पाई स्क्वायर एच, है ना। तो अब इसको हल करो, तो ऐसा करो, अब यहीं पर डायरेक्ट कर लेते हैं, पाई से ये वाला पाई खत्म हो जाएगा, और आर स्क्वायर, आर कितना था यहाँ पर, बेलन का कितना था आपका 4 सेंटीमीटर, तो 4 गुणा में 4 इंटू एच हमें निकालना है, और ये कितना था 4/3, और आर क्यूब, आर का मान कितना था 3 गुणा में 3 गुणा में 3, ठीक है। इसको इतना आ गया ना, देखो समझ लेना, यहाँ से हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है, ध्यान से। फिर ये 4 से वाला 4 खत्म हो जाएगा, और 3 से वाला 3 खत्म, 3 का 9/4, तो ऊंचाई आपकी जो है वो 9/4 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर बेलन का आयतन पर थोड़ा देखना था, बराबर कर लिया हमने दोनों को, बेलन का आयतन गोले का आयतन। अब बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पर 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब, जब ये पाई से पाई खत्म हो जाएगा, और फिर इसके बाद यहाँ से हमने 4 को 4 से खत्म कर दिया, ये देखो यहाँ पर कर लिया है, ठीक, यहाँ से, ठीक। तो ये आपका 9/4 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गई ना बात। आ जाओ अब 9 नंबर सवाल देखते हैं कि एक स्कूल के समारोह में भाग लेने वाले लड़कियों की जो संख्या का 2/5, ठीक है। तो लड़कियों की संख्या हमें पता तो है नहीं, तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, गर्ल्स का 2/5, समारोह में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या के 3/5 के बराबर है, तो समारोह में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या के 3/5 के बराबर है, ठीक। क्लियर हो गया ना यहाँ तक। अब इससे यहाँ से गर्ल्स और बॉयज़ का अनुपात निकाल लोगे, अब 5 से 5 कट जाएगा, और गर्ल्स और जो बॉयज़ का अनुपात आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3:2, गुणा में ना, इधर आ जाएगा भाग में, तो गर्ल्स 3 है और बॉयज़ कितने हैं 2। अब आगे पढ़ो, आगे क्या कह रहा है, फिर आगे कह रहा है, अब इसको यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो समारोह में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, समारोह में भाग लेने वाले विद्यार्थी कुल टोटल कितने हैं 5 विद्यार्थियों की कुल संख्या का कौन सा भाग, यही मतलब कौन सा हिस्सा, यही हमें निकालना है। तो यहाँ पर x मान लेते हैं, x हिस्सा समारोह में भाग लेने वाली लड़कियों की, समारोह में भाग लेने वाली लड़कियां कितनी थी, 3 थी ना, यहाँ पर देखो 3, तो समारोह में भाग लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या के 2/5 के बराबर होगा। तो देखो कुछ कटेगा तो है नहीं, 5x बराबर 3 दूनी 6/5, और ये 5 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 5, तो x बराबर आपका कितना आंसर आ जाएगा 6/25, ठीक। कह रहा कि साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि 14 वर्ष में स्वयं की 3.5 गुनी हो जाती है, उसी साधारण ब्याज की दर से 28 वर्ष में वह राशि स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। इसके लिए एक सूत्र होता है, ध्यान रखना, कि आपका जो n1 माइनस का 1 अपॉन में t1, मतलब कि जो पहला गुना जो कितना गुना हुआ है, और बराबर में n2
माइनस का 1/T2। ठीक है, बस ऐसे गुना गुने सवाल में ये वाला सवाल लगा दो, आपका 5 सेकंड में आपका आंसर जो है निकल करके आ जाएगा। ठीक, अब रखना कैसे, देखो ध्यान से। साधारण ब्याज की दर एक निश्चित राशि में, देखो 14 साल में ना, तो T1 यहाँ से समझ में आ रहा, तो T1 आपको नीचे रखना है। 14 साल में कितनी हो जा रही, 3.5 गुना हो जाती है। 3.5 गुना माइनस का 1 बराबर में। अब 28 वर्ष में ये कितनी हो जाएगी, कितनी गुनी हो जाएगी, तो यही हमें निकालना है। कुल मिला के ऐसा समझ लो आप मोटा मोटा कि जो N2 है ये हमें कितना गुना हो जाएगा ये हमें बताना है। यहाँ पर पहली बार जो जो कुछ हो चुका है उसका सब निकल लो, मतलब लिख लो। फिर दूसरा जो इसमें आपका कितने 28 साल में कितनी हो जाएगी उसका यहाँ पर अब हमें N2 का मान यहाँ से आराम से निकाल लो। तो देखो 14 एकम 14, 14 दूनी 28। ठीक, काट लो, काटोगे आप तो 35 दूनी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा ना, 7 70 होगा, लेकिन 0.0 को हटा देगा। फिर माइनस का 1 और सॉरी माइनस का 2, दोनों में गुणा होगा ना, या ऐसा कर लो 3.5 में से जब आप 1 घटा लो, पहले घटा लो इसको, तो 2.5 बचेगा, और 2.5 का गुणा जब इसमें करा लोगे तो 5 सीधे बच जाएगा, और ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और N2 बराबर डायरेक्ट आपका 6 आ जाएगा आंसर। तो यही आपका क्या हो जाएगा, मतलब जो है आपको कितनी गुना हो जाएगी, 6 गुना हो जाएगा। 28 वर्ष में स्वयं की 6 गुना हो जाएगी। बस इस सूत्र को आप याद रख लो। बेईमान व्यापारी अपना माल जो है वो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, वो कहता है कि जो हम जितने क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब ये है कि जितने पर हम लाए हैं हम उतने पर ही बेच दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है कि 1 किलोग्राम के बजाय वो 950 ग्राम देता है। मतलब इसका ये है, अब यहाँ इस सवालों में ये कन्फ्यूजन बहुत होती है, ध्यान देखना। CPSP अब वो कहता कि है कि वो 1 किलो के बजाय वो 900 क्या करता है कि वो क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वो करता क्या है कि देखो वो देता कितना है 950 ग्राम, सॉरी 1 किलो, लेकिन वो दिखाता कितना है ग्राहकों को कि उसने कितना दिया है कि 1000 ग्राम दिया है, लेकिन वो देता कितना है 950 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ देखना है कि जो आप मतलब दे रहे हैं ना वो यहाँ पर होगा ना, क्योंकि आपके पास से तो इतना ही जा रहा है, ये आप दिखा रहे हैं पैसा आप इतने का ले रहे हैं, लेकिन आपके पास से तो इतना ही जा रहा है, 950 ग्राम तो जा रहा है, तो यहाँ पर CPM रहेगा। तो 900 अब पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना है, तो 950 की चीज़ को 1000 में बेच दिया तो उसे कितने का लाभ हो गया, 50 का लाभ हो गया। कितने पर, 950 पर, बटे में 100 का मान निकाल दो। ठीक है, प्रतिशत निकालना है ना हमें, तो यहाँ से ये 0 से 0 खत्म, और 5 एकम 5 बचा कितना है पर 4, 45, 5 में 45, तो 100 बट्टे में 19 आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका हो गया। अब चाहो तो उसको हल भी कर सकते हो। अब ये आपका मतलब ऑप्शन आप देख सकते हैं, अगर हल किया कराया गया तो हल कर लो, 19 पंचे 95, और बचा कितना 5, 5 सही 5 बट्टे 19 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा 19 पंचे 95, 500 और 100 बट्टे 19। ठीक, तो ये बस, ये तो बेईमान में दुकानदार वाले बिल्कुल सरल सवाल होते हैं। ठीक है, बस सिर्फ आपको वहाँ से लाभ निकालना होता है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जो कुछ मतलब। अब देखो ध्यान से 12 नंबर क्या कह रहा है। एक स्कूल में 200 विद्यार्थी, ये भी सरल सवाल है। उसमें क्या है कि 200 विद्यार्थी हैं, यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:1 है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सरल सवाल है। ये कह रहा है कि 9:1 मतलब कि 9-10 हुए, लेकिन टोटल बता कितने रहा है, 200 विद्यार्थी हैं, तो 10 की वैल्यू कितनी है, 200 है, तो काट लो, और 1 बराबर कितना आ गया, 20 आ गया, तो 20 9 180, और 20 कम 20, मतलब कि जो लड़के हैं वो आपके कितने हैं, बॉयज़ जो हैं वो 180 और गर्ल्स कितने हैं, 20 हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि तो स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का मध्यानुपात है। देखो भाई, अब यहाँ पर आपसे सबसे पहले तो अनुपात भी निकलवा दिया, फिर उसके बाद आपका मध्यानुपाती भी पूछ दिया यहाँ पर, तो एक ही जगह पर दो चीज़ें लगवा दिया। ठीक है, तो चलो भाई कर लो। मध्यानुपाती का सूत्र क्या होता है, पहले आपको मध्यानुपाती लिखवा देते, फिर उसके बाद तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, सारे सूत्र आपको यहाँ पर अभी हम आपको बता देंगे। तो मध्यानुपाती का सूत्र क्या होता है, पता होगा आपका, रूट के अंदर AB, यही तो होता है ना, तो AB निकाल दो, 180 गुणा में 20, तो कितना आ जाएगा ये आपका 2 0 के 2 0 और 18 दूनी 36। ठीक, 2 0 के 2 0, 18 36, तो इसको इससे बाहर निकालोगे तो आपका 60 आ जाएगा। तो
तो जो इसका मध्यानुपाती कितना आ जाएगा 60, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा देख लो मध्यानुपाती के लिए तो ये सूत्र होता है, ये याद रख लो क्योंकि इससे एक सवाल मतलब अभी दो हुए थे आपका नवंबर दिसंबर में, एक सवाल आया था इससे। मध्यानुपाती के लिए ये सूत्र और आपका तृतीय अनुपाती के लिए देख लो, तृतीय अनुपाती के लिए थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय अनुपाती के लिए तो वो सूत्र क्या होता है b²/a। एक होता है चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती तो उसका सूत्र क्या होता है आपका b/a। ठीक है, तो ये याद कर लो कि 5 के पहले 6 गुणजों की माध्यिका हमें ज्ञात करनी। 5 के पहले जो 6 गुणज है उनकी माध्यिका हमें निकालनी, तो निकाल दो भाई। 5 के पहले 6 गुणज कौन कौन से हैं, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20, 25, 2 2 4 और 6 गुणज चाहिए ना हमें, तो 2 2 4 6 हो गए। अब इनके में माध्यिका निकालनी, तो माध्यिका ऐसे कि जब सम होती तो माध्यिका कैसे निकलती है, यहाँ से आप 2 यहाँ से हटा दो, 2 यहाँ से हटा दो, इनके बीच का औसत निकाल देते हैं। 20 30 35 35 का औसत क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2 बचा 1 15, 2 7 14 और 1 17.5 इसका आंसर आ जाएगा। व्यक्ति है कि वर्तमान जो आयु है उसकी माता की आयु की 2/5 है। अब यहाँ पर देखो 2/5 क्या गया ना, तो देखो क्या कर रहा है आयु उसकी माता की आयु की, मान लो ये व्यक्ति है और ये उनकी माता है, तो यहाँ से ये समझो आप 2/5 है, मतलब ये है कि देखो माता है इनकी तो माता की आयु ज़्यादा होगी और जो व्यक्ति की आयु कम होगी। तो यहाँ पर आप ऐसे समझो कि अगर माता की 5 है तो व्यक्ति की कितनी है आयु 2 है, क्योंकि व्यक्ति की आयु माता की आयु की 2/5 है, मतलब अगर व्यक्ति की 2 है तो माता की कितनी है 5। यहाँ तक बात समझ में आई। फिर क्या कह रहा है कि 8 वर्ष बाद उसकी आयु अपनी माता की आयु की आधी हो जाती है। 8 वर्ष बाद होता क्या है कि जो उसकी आयु है अपनी माता की आयु की आधी हो जाती है, मतलब माता की अगर आयु 2 है तो उसकी आयु कितनी हो जाती है 1 हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे सवालों में हमने बताया कि आपका उम्र जो है, आपका जो उम्र का मतलब जो अंतर है वो बराबर ही होगा ना। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर अंतर अगर 3 का आ रहा है तो यहाँ पर भी अंतर 3 का आना चाहिए, क्योंकि उम्र बढ़ेगी साथ, तो ऐसा तो है नहीं कि एक की उम्र बढ़ेगी एक की नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी तो सबकी मतलब कि दोनों के साथ ही तो बढ़ेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अंतर बराबर करो, ऐसे सवालों में अंतर सबसे पहले देखो। तो यहाँ पर जब आप अंतर बराबर करो, यहाँ पर देख रहे हो आप 3 का अंतर है, यहाँ पर आप देख रहे हो 1 का अंतर है, तो यहाँ पर किसका गुणा कर दोगे 3 का अंतर, सॉरी 3 से, जब 3 से यहाँ पर गुणा कर दोगे तो ये अंतर जो है बराबर हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो अब यहाँ पर देखो 3 का अंतर, यहाँ पर भी 3 का अंतर। ठीक, अब देखो ये कितनी बात कह रहा था, 8 वर्ष बाद जो है आधी मतलब कि 2 गुनी हो जाती है, माँ से 2 गुनी, मतलब माँ की आयु जो है 2 गुनी हो जाती है। अब देखो यहाँ से ये कह रहा है कि 8 वर्ष बाद इतनी हो रही है, 2 से 3 हो रहा है, मतलब 8 वर्ष बाद, मतलब कि 8 वर्ष बाद की बात कर रहा है ना, तो ये 2 8 से 10 होने चाहिए ना, लेकिन यहाँ हम देख पा रहे हैं कि सिर्फ 1 वर्ष ही बढ़ रही है, तो जो 1 बराबर है वो कितना है 8 है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो इसने 8 वर्ष बाद कहा था ना, तो यहाँ पर 2 से 10 होना चाहिए, तो हम मान लेते कि चलो 8 वर्ष बढ़ी है, लेकिन यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 5 से 6 सिर्फ 1 ही वर्ष बढ़ी, तो जो 1 की वैल्यू जो 8 के बराबर है। समझ में आ गई ना बात। तो अब बस 8 का मान, यहाँ चाहो तो यहाँ पर रख लो, चाहो तो यहाँ पर रख लो, यहाँ पर रख लो तो आपकी वर्तमान आयु निकल के आ जाएगी 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40। ये जो है ये व्यक्ति की वर्तमान आयु है और ये माता की वर्तमान आयु है। ठीक, अब क्या कह रहा है कि हमें निकालना है वर्तमान में माता की आयु कितनी, तो वर्तमान में माता की आयु कितनी है 40, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, 40 भाई। ठीक, समझ में आ गया ना, तो कुछ सरल सवाल था। अब आ जाओ देखते हैं 15 नंबर सवाल। अब देखो ऐसा सवाल 15 नंबर सवाल में, अब यहाँ पर हमने देखो इसमें ऑप्शन भी लिए हैं, ठीक है, तो थोड़ा समझाने के लिए आपको ऑप्शन लिया, अगर ऐसे सवाल आ जाए तो आप कैसे इनसे हैंडल कर सकते हैं। देखो ऐसे सवाल तो आपके सबसे पहले रूट 14.444 का वर्गमूल तो आप निकालेंगे नहीं। ठीक है, तो इसे आप अपना एक प्रकार से मान के ही तो कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर हमने देखो हमने कुछ ऐसा समझा कि यहाँ पर अगर हम 5 का वर्ग करते हैं, हमें यहाँ पर रूट हटाना है, क्योंकि यहाँ पर हम जब देख रहे हैं हमें 8.8 के बराबर करना है, तो यहाँ से हमें रूट तो हटाना पड़ेगा। अब अगर हम जब 5 का वर्ग कर, अगर हम x की जगह 5, हमें x का मान ज्ञात करना है, अगर हम x की जगह अगर हम 5 ले लें तो 5 25 9 34, तो ये तो किसी का वर्गमूल होता नहीं 34। फिर अगर हम 7 को ले लें तो 7 भी किसी का नहीं होता है, 7 7 49 और 9 आपका 58 हो जाएगा, ये भी किसी का वर्गमूल नहीं होता है। 2 अगर ले लें तो 2 दूनी 4 9 4 13, ये भी किसी का वर्गमूल नहीं होता है। लेकिन अगर हम 4 लें तो ये आपका वर्गमूल होता है, बन जाएगा। क्योंकि देखो 4 जब आप यहाँ पर लोगे तो 4 चौको 16, 16 9 25,
25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 5 यहाँ से आराम से बाहर निकल के आ जाएगा। तो हमने अब यहाँ पर x बराबर हम क्या ले लेंगे, डायरेक्ट 4। तो इस कुछ सवालों को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो वही चीज़ आपसे हम आपको इसीलिए हम ये सवाल लाए हैं कि आप ये भी देखना है कि आपको सब सवालों में दिमाग ही नहीं लगाना है, यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि कौन सा सवाल किससे मतलब कि ऑप्शन से लग सकता है कि नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऑप्शन वाला सवाल था, तो यहाँ पर इसके लिए ऑप्शन भी आपके लाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप आराम से ऑप्शन से आप 5 सेकंड में सवाल को कर सकते हैं, आराम से बन भी जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आपको 14.44 का वर्गमूल तो पता ही नहीं होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप √3 का पता होगा, √2 का पता होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप बताएं तो हम देखो √14.44 का वर्ग होता है 3.8 होता है। ठीक है, प्लस और ये 9 जब करोगे तो 25 5 बजेगा, बन जाएगा 16 9 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। और यहाँ से कितना बन जाएगा आपका, 5 3 8.8 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको दिमाग लगाना ही क्यों, जब आपको यहाँ से हमें x का मान निकालना तो x का मान यहाँ से पता चलेगा, क्योंकि यहाँ से आपका उसमें आ रहा है ना, रूट तो हटना ही है, 101% है। तो यहाँ रूट कब हटेगा, जब यहाँ पर कुछ किसी का ये वर्गमूल बनेगा। वर्गमूल सिर्फ कब बनेगा, जब ये 4 यहाँ पर x का मान 4 रखोगे तब ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जब आप 4 में रखोगे तो यहाँ बन जाएगा बस 8 आपका x का मान ही आ जाएगा बस। ठीक है, यहाँ से ऐसा समझ सकते हो 14.4 का जो है वर्गमूल 3.8 होता है। ठीक, क्लियर हो गया ना। तो ये आज के रहे आपके 15 सवाल हम 25 इसलिए नहीं ले रहे हैं कि आपका 15 सवाल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मतलब टाइम भी हो जाता है और आपको अपने मतलब प्रैक्टिस में आपको ज़्यादा ध्यान देना है, तो ये थोड़ा ठीक ठाक सवाल भी दें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल आपसे किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आपका मतलब कुछ सुझाव हो, आपको कोई सवाल ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तभी हम जान पाएंगे कि आपको क्या दिक्कत है। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करना, और हो सके तो चैनल को, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो वीडियो के रोज़ की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो पर। धन्यवाद, जय हिंद।